शास्त्रीय विद्या चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र के स्कंद, शाखाएं, ज्योतिष शास्त्र के कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इसके पहले मैंने ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं का एक वीडियो बनाया है, तभी वो मैटर कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए आज हमें ज्योतिष शास्त्र के अंग, पार्ट, स्कंद, शाखाएं, सबका एक ही अर्थ है के बारे में बता रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ज्योतिष शास्त्र वेद का आँख है, वो आँख से सब कुछ देखता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता है। तो उसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। एक का नाम है सिद्धांत, दूसरे का नाम है फलित, तीसरे का नाम है संहिता। अब सिद्धांत किसे कहते हैं, इस पर आज हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। फलित और संहिता के बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक में सब चीज़ बताना बहुत मुश्किल है। ज्योतिष के पूरे अंगों को एक में व्याख्या नहीं की जा सकती है। आज हम संक्षेप में इसको पहले बता दे रहे हैं, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। सिद्धांत ज्योतिष का गणित का पार्ट है। अभी हम उसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। उसमें ग्रह, तारे, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन है। फलित में जो दूसरा है, उसी ग्रह, नक्षत्र, तारों, राशियों, युति क्या क्या प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, इसको हम फलित में सीखते हैं। संहिता में क्या जानते हैं? संहिता में उस ग्रह, नक्षत्र, तारे, राशियों, उदय, अस्त का प्रभाव सामूहिक रूप पर सबके ऊपर कैसे पड़ता है, इसको हम संहिता ज्योतिष में जानेंगे। तो आज हम केवल जनरल बात बता दिया कि तीनों का क्या मतलब है। अब हम विस्तृत व्याख्या सिद्धांत की करेंगे। सिद्धांत के भी मैं 3 पार्ट बनाए, उसके भी 3 भागों में हम उसको जानते हैं। एक का नाम खुद सिद्धांत है, तंत्र है, करण है। इस सिद्धांत में अंतर है, इसको हम बाद में बताएंगे लास्ट में तीनों का। पहले सिद्धांत किसे कहते हैं हम उसको बताएंगे। सिद्धांत का अर्थ होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्ध धन अंत, जिसका अंत सिद्ध किया गया हो, कसौटी पर खरा उतरा हो, अनेक प्रकार के प्रामाणिकता के द्वारा वो सिद्ध कर दिया गया हो, उसको सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर हमारे ऋषि और महर्षि प्राचीन काल में ही ग्रहों, तारों, नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको कई तरीके से सिद्ध करके उन्होंने एक ज्योतिष का रूप दिया है। तो सिद्धांत के अंतर्गत हम उन्हीं ग्रह, नक्षत्र, तारों की बातों का अध्ययन करेंगे। इसकी जानकारी करने के लिए हमें इन 3 पॉइंटों पर जाना पड़ेगा। एक तो ग्रह गणित है, दूसरा खगोलीय गणित है, तीसरा भौगोलिक गणित है। इसमें गणित की मैथमेटिक्स है ये। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम और चीज़ों का बेमतलब हो जाएगा। हम ग्रह ही नहीं जानेंगे तो फलित क्या निकालेंगे।
तो पहला हम बात करेंगे ग्रह गणित की। ग्रह गणित के लिए इसमें ग्रह गणित की विस्तृत वर्णन सिद्धांत ज्योतिष में किया गया है। इसके लिए हमारे ग्रह आसमान में कहाँ स्थित हैं, कितने अंश पर हैं, 360 अंश का भचक्र है, किस अंश पर स्थित हैं, किस मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं, और मार्गी हैं कि वक्री हैं। मार्गी माने सीधे गति से चलना, वक्री माने उल्टी गति से चलना। जैसे राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। शेष मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि ये मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं। इसका अध्ययन हम ग्रह गणित में करते हैं। ग्रह गणित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज जो होती है ग्रहों को जानने के लिए हमारी काल गणनाएं, त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की काल गणना हमारे ज्योतिष में की गई है, जिसको कि आज का विज्ञान पता भी नहीं लगा सकता। एक त्रुटि 1 सेकंड के 3000 भाग के बराबर है। 1 सेकंड में अगर 3000 का भाग दें तो जितना उत्तर आएगा उसको हम त्रुटि कहते हैं। हमारे मनीषी लोग त्रुटि से लेकर के महाप्रलय तक की काल गणनाएं किए हैं। हमारे ज्योतिष में जो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी है, विदेशों में अरब तक खत्म हो गया है। यहाँ पर संख, महासंख तक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, संख, 10 संख, महासंख। इतनी बड़ी संख्याएं हमारे महर्षियों ने बताई है। इतनी बड़ी संख्या विश्व के किसी देशों में नहीं है, न तो आज तक वैज्ञानिक उसकी खोज कर सके। जैसा कि मैंने त्रुटि के बारे में बताया कि एक त्रुटि 1 सेकंड के 3000 भाग के 3000, 1 सेकंड में 3000 के भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो त्रुटि का मान होगा। तो ग्रह गणित के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है काल गणनाएं। काल पर ही हमारे मुहूर्त निर्धारित है, काल पर ही दिन रात बनते हैं। इसमें काल गणना के लिए 9 प्रकार की गणनाएं की गई। काल मापन में 9 काल मापन है। 9 काल मापन में पहला ही है 9 विधि काल मापन में, ये है ब्रह्ममान। ब्रह्ममान में क्या है? ब्रह्मा की आयु का निर्धारण किया गया है। इसका हम अलग वीडियो बताएंगे, आज हम जनरल में बता दे रहे हैं। ब्रह्मा की एक दिन 1 कल्प के बराबर दिन होता है, 1 कल्प के बराबर रात होती है, और 1 कल्प 1000 महायुग के बराबर होता है। अब 1 महायुग में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब जोड़ दीजिए तो 1 महायुग होता है। ऐसा 1000 महायुग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 महायुग के बराबर ब्रह्मा की रात होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। हमारा 100 वर्ष, उनका 100 वर्ष से अलग है। जब उनका दिन होता है तो सृष्टि की रचना करते हैं, रात होती है सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और जब उनका 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो महाप्रलय हो जाती है, यानी पूरी ब्रह्मांड पानी में विलय हो जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता, सिर्फ ब्रह्म का रहता है बस। तो इसमें ब्रह्ममान है। दूसरा दिव्यमान, देवताओं का मान भी दिया गया। देवता कितने वर्षों तक, एक दिन उनका कितने को होता है? देवता और राक्षसों का 6 महीने का दिन, 6 महीने का एक दिन होता है उनका। हमारा 6 महीने, उनका एक दिन। राक्षसों का भी हमारा 6 महीने, उनका एक दिन। जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों की रात होती है, जब राक्षसों का दिन होता है देवता की रात होती है। इसके बाद पितृमान भी इसमें है।
नौ विधिमान में 9 प्रकार के मानों का वर्णन दिया। पितरों का, जैसे हमारा 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, तो हमारे जो पितर देवता हैं, पितृ देवता जिसको कहते हैं, जिसको पितृपक्ष में पानी दिया जाता है, वो पितृ देवता का 15 दिन का, हमारा 15 दिन उनका 1 दिन होता है। हमारा 1 महीने माने उनका 2 दिन हुआ। जब हमारा कृष्ण पक्ष रहता है तो उनका शुक्ल पक्ष होता है, जब हमारा शुक्ल पक्ष होता है तो उनका कृष्ण। ऐसा हमारे पैतृमान भी दिए गए हैं। प्रजापत्यमान है। प्रजापत्यमान में ये हमारे मनवंतर होते, 71 महायुग का एक मनवंतर होता है, तो उन्हीं का मान उसमें दिया गया है। इसका हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, इतनी जल्दी ये नहीं समझ में आएगा। आप इतना जान लीजिए सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह गणित में रहता क्या है। गौरव मान है, ये बृहस्पति का मान होता है। बृहस्पति 1 साल में करीब 12-13 महीने में ये सभी राशि, एक राशि पर वो रहता है। एक राशि का चक्कर 12-13 महीने में लगाता है, तो इसीलिए उसका संवत्सर बनता है। बृहस्पति मान से हमारा संवत्सर बनता है। तो ये भी ग्रह गणित के अंतर यानी सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है। सौरमान है। सौरमान के अंतर्गत सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है। एक दिन में सूर्य 1 अंश चलता है, 360 अंश का चक्र होता है, तो 1 अंश चलता है, 360 दिन में वो पूरा करता है। तो उसी को सूर्यमान कहते हैं। जब तक कोई एक अंश चल दिया वही उसका सूर्यमान। 30 अंश चला तो उसका महीना हो गया, 360 अंश चला तो साल हो गया, वर्ष हो गया। ऐसे सूर्यमान होते हैं। इसी प्रकार से हमारा सूर्यमान के बाद में भी उस पर जो है हमारी आयन है, ऋतुएं हैं, गोल है, संक्रांति है, पुण्यकाल है, सब उसी पर आधारित होता है। हम चंद्रमान निकालते हैं। चंद्रमान तिथियों के आधार पर होता है। एक तिथि 12 अंश की सूर्य और चंद्रमा के अंतर पर होती है, तो 12 उसका एक तिथि बनता है। 12 अंतर का एक तिथि, 24 का अंतर हो गया, 2 तिथि हो गई। इसी हम कहते हैं चंद्रमान। ऐसे ही सावन मान है। सावन मान माने एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 1 सावन दिन हो गया। ऐसे 30 सावन दिन का 1 सावन मास हो गया, और 360 सावन दिन का 1 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार से ये गणनाएं जो हैं, ऐसे ही नक्षत्र मान है। एक नक्षत्र जहाँ से शुरू 0 से चालू हुआ, तो जब तक दूसरे नक्षत्र का उदय नहीं हुआ तब तक वो नक्षत्र मान होता है। इसको घटी फला विफला में इसका वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से ग्रह गणित को हम सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अगला क्या चीज है हमारा? खगोलीय गणित। खगोलीय गणित में क्या होता है? इसमें सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र, इसमें ग्रहण की बात बताई जाती है कि ग्रहण कब लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों ग्रहण लगता है? उसका पूर्ण खग्रास ग्रहण है कि खग्रहण है कि वलयकालीन ग्रहण है कि पूरा ग्रहण है कि अद्धा ग्रहण है, इन सब के वर्णन जो है खगोलीय गणित के अंतर्गत किया जाता है। इसमें नक्षत्रों की गणना की जाती है कि आसमान में कितने नक्षत्र हैं। 27, जैसे मैंने नक्षत्रों का वीडियो बनाया है तो उसमें बताया 27 नक्षत्र हैं। कौन नक्षत्र कहाँ होते हैं, एक के बाद दूसरा नक्षत्र कहाँ चालू होता है, एक नक्षत्र कितने अंश का 13.20 डिग्री क्या एक नक्षत्र होता है। इस प्रकार से कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इसकी गणना हम कहाँ करते हैं? खगोलीय गणित में करते हैं। इसी हम उदय अस्त की बात करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह उदय भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस समय शुक्र अस्त हैं, इस समय बृहस्पति अस्त हैं, इस समय बुध अस्त हैं, शनि अस्त हैं। तो अस्त की परिभाषा वो कहीं खत्म नहीं हो गए, बल्कि जब वो सूर्य के पास में होते हैं तो कुछ डिग्री रहती है। जैसे चंद्रमा की 12 डिग्री है, 12 डिग्री आगे या 12 डिग्री पीछे चंद्रमा अस्त मान लिया जाता है, वो प्रभावहीन हो जाते हैं।
ऐसे सब नक्षत्र जब सूर्य के पास होते हैं उनकी डिग्रियां निर्धारित की गई हैं। जब मैं उदय और अस्त के बारे में बताऊंगा तो उसका विस्तृत विवेचन करूंगा। इतना जान लीजिए खगोलीय गणित में ये उदय और अस्त की भी बातें की जाती हैं। इसके बाद आ गया आपका भौगोलिक गणित। भौगोलिक गणित में भूगोल पढ़ाया जाता है। भूगोल में क्या होता है कि पृथ्वी का अक्षांश क्या है, पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी की परिधि कितना है, ये हमारे मनीषियों ने इसकी खोज किया है। ऐसा नहीं कि आज के ही वैज्ञानिक खोज के बता दे रहे हैं, लगभग उसी आंकड़े पर आज का विज्ञान भी पहुंचा है कि हमारे मनीषी लोग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सटीक ढंग से इसका खोज किए थे कि पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी की परिधि कितना है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा कौन सी है। इन सब का भौगोलिक गणित का अध्ययन हम सिद्धांत ज्योतिष में करते हैं। अहोरात्र का अध्ययन करते हैं कि हमारा दिन और रात्र ये 24 होराएं होती, जैसे भी 24 घंटा बताया गया है, हमारे साइंटिस्ट ने कहा 24 घंटा, उसके हमारे ऋषियों मनुष्यों ने आज के कई हजार साल पहले बता दिया था 24 होराओं का एक दिन होता, दिन और रात मिला को होती है। उसको वो 60 घटी कहते थे। एक घटी बराबर अढ़ाई, उसके एक घंटा बराबर अढ़ाई घटी के होता है। तो इन सब का भी वर्णन हम भौगोलिक गणित के अंतर्गत करते हैं। दिशाओं का अध्ययन करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारे मनीषियों ने बता दिया जिधर सूर्योदय होता है उधर पूरब है, पीठे की तरफ पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, सब दिशाओं का अध्ययन हम इसी भौगोलिक गणित में करते हैं, जो कि सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है। अक्षांश और देशांतर का भी अध्ययन करते हैं। जैसे आज अक्षांश और देशांतर की रेखा का अध्ययन किया कि वो जहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ पर इंग्लैंड में, उसी के आधार पर भारत जितने देशांतर पर है, देशांतर के आधार पर हम जान लेते हैं अक्षांश देशांतर के आधार पर कितने अंश दूर है, कितने अंश पूर्व में है, कितने अंश पश्चिम में है, और उसी के आधार पर हम जान लेते हैं कि सूर्य कब उदय होगा, या कितना घंटा या घड़ी पीछे है, कितना घंटा घड़ी आगे है, ये आज के विज्ञान। लेकिन इसकी खोज हमारे मनीषी लोग पहले ही कर दिए हैं अक्षांश और देशांतर के, कि भारत में उन्होंने कहा था कि उज्जैन से काशी इतना अक्षांश इतने देशांतर दूर है, और वहाँ से श्रीलंका इतना दूर इतने आगे है। श्रीलंका को उन्होंने 0 पॉइंट माना था, 0 अक्षांश, और फिर वहीं से जो ऊपर तक गए थे अपना। इस प्रकार से अधिमास की गणना, 6 मास की गणना, वृद्धि तिथि, ह्रास तिथि, इस सब की गणना हम भौगोलिक इसमें सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा सिद्धांत ज्योतिष में हम पढ़ते क्या हैं। ग्रह गणित के बारे में मैंने बताया, खगोलीय गणित के बताया, और भौगोलिक गणित के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर और 3 पॉइंट लिखे हैं, सिद्धांत, तंत्र और करण। जब हम ये अहरगण माने दिनों की गणनाएं, जैसे आज तक हम संकल्प में भी बोलते हैं कि ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे शिशेद 12 कल्पे भविष्यत मन्वन्तरे, ब्रह्मा के आयु से लेकर के अब तक हम कहाँ तक हैं, किस दिन पर कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जो गणनाएं सृष्टि की आदि से होती हैं, कल्प से होती हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत में 2 सिद्धांत है। एक सिद्धांत में तो ये सब पढ़ते हैं, दूसरे ये सिद्धांत का मतलब है कि सृष्टि की आदि से यानी कल्प से लेकर के अब तक जो अभी से दिन हुआ, जैसे आज हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो आज तक का जो हम मुहूर्त निकालेंगे उससे हम कहेंगे सिद्धांत। सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत ज्योतिष। दूसरा है तंत्र। यहाँ जादू टोने से मतलब तंत्र का नहीं है, यहाँ तंत्र का मंत्र, यहाँ तंत्र मंत्र नहीं है, यहाँ तंत्र का मतलब है कि जो कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये युग के आधार पर जो हम आज तक की गणना करेंगे उसको हम कहेंगे तंत्र। यानी इन सब पॉइंटों का गणना हम युग के आधार से करेंगे। और करण में कहाँ से करेंगे? शका, जैसे शक और विक्रम आपने सुना होगा, शकाब्दे, विक्रमाब्दे,
तो विक्रमी संवत, शक संवत, तो शक संवत से जो हम गणना आज तक की करेंगे उसको हम करण कहते हैं। तीन सिद्धांत के भी 3 पार्टों से हम अध्ययन करते हैं। एक तो हम सृष्टि की आदि से किया शुरुआत से करते हैं, जिसको हम कल्प कहते हैं। मोस्टली इसी से लिया जाता है अधिकतर, क्योंकि कोई भी संकल्प बोला जाता तो वहीं ब्रह्मणों चालू करते हैं। ब्रह्मणों ने द्वितीय परार्धेषु 12 कल्पित, यहीं कल्प से ही चालू हो गया। तंत्र युग से चालू होता है और करण जो है शक से चालू होता है। तो यही तीनों सिद्धांत के भी ये 3 पार्ट हैं। अब अगला पॉइंट आता है, इस सिद्धांत ज्योतिष का महत्व क्या होता है। हम इस सिद्धांत ज्योतिष को पढ़ें क्यों? हम क्यों गणित में पढ़ें कि नक्षत्र कहाँ पर है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, कितने अंश पर सूर्य है, सूर्य कितने समय में चक्कर लगा रहा है, या ग्रहों की युति क्या है। जब 2 ग्रह एक युति एक राशि में बैठ जाते हैं तो उसे हम ग्रह युति कहते हैं। कोई ग्रह अच्छा से गुरु और राहु बैठ गया तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, कहीं पर पितृदोष बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे योग बने। जब हम योग पढ़ाऊंगा युति क्या, तो वो अलग से एक वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ें, इसका क्या महत्व है पढ़ने का। अब हमारे जो ज्योतिष के प्रवर्तक लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो इसको वेदों को रचना करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से एक राजा चित्र में बैठा हुआ है, देखने में तो वो राजा है लेकिन वो चित्र का राजा एकदम पावरहीन है, कुछ मतलब नहीं है। बगीचा है उसमें पेड़ ही नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं। नदी है उसमें जल ही नहीं है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। नई नई शादी होकर दुल्हन आई हुई है, उसका पति विदेश में है तो उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी बहू बनने का कुछ फायदा ही नहीं है। इसी प्रकार से जो इस सिद्धांत ज्योतिष को नहीं जानेगा वो फलित और संहिता का काम कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हम कोई कुंडली बनाएंगे या सामाजिक कोई इस साल बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, वृष्टि होगी कि नहीं वृष्टि होगी, पेड़ कहाँ लगाएं, गृह का वास्तु कहाँ देखें, शकुन शास्त्र क्या है, ये सब चीज़ें जब हम ये नहीं जानेंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र राशियों के आधार पर, अधिमास और सब चीज़ के आधार पर, या उसके क्षय तिथि वृद्धि तिथि के आधार पर, दिन के आधार पर, योग के आधार पर, करण के आधार पर ही तो हम फलित निकालते हैं और संहिता निकालते हैं। तो हम यही नहीं जानेंगे तो फलित संहिता का हम कुछ मतलब नहीं है। इसलिए एक दैवज्ञ को, दैवज्ञ ज्योतिषी को कहा जाता है, या किसी जानने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले सिद्धांत जानना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र तो समझे ही, ज्योतिष शास्त्र में अगर सिद्धांत नहीं समझा तो वो फलित और संहिता का काम नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो उसका सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब कुंडली बनती है तो ग्रह और नक्षत्र कहाँ पर हैं अगर वो निकालना ही नहीं जानेगा, कितने अंश पर हैं, कौन सी युति बनाए हैं, कौन सा योग किए हैं, कौन किसको देख रहे हैं, कौन किससे मित्रता है, किससे शत्रुता है, किससे सम है, ये सब बातें सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ाई जाती हैं। अगर यही नहीं जानेंगे तो फलित और संहिता बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सिद्धांत ज्योतिष समझ में आ गया होगा। बस इसी के साथ हम आप अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगता हो, बताना अच्छा लगता हो, इसको सब्सक्राइब भी करिए, इस चैनल को लाइक भी करिए, और जिसको समझते हो, जानने का इच्छुक है, उसको शेयर भी करिए और हमें कमेंट भी करिए, तो हम आपके कमेंट का प्रॉपर उत्तर देंगे। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।